गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। लिंक शेयर कर दें।
गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ऑल राइट, सो वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी करंट अफेयर डिस्कशन। आवाज सबको क्लियर है सर? वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, ऑल राइट। मई का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास और लगेगी, मई का कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगली क्लास से हम लोग जून का करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट कर देंगे, है ना जी? ठीक है, तो एक बार पिछले क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो ये बता दो सर, recently sustainable finance for tiger landscapes conference has concluded in Bhutan with the adoption of। भूटान में टाइगर से रिलेटेड एक आपका कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें फाइनली में क्या बना, ये सवाल है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सर। करेक्ट आंसर क्या था? पारो स्टेटमेंट था, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आज खत्म पे ही है आपका, आज निपटा देंगे सर जितना भी बचा कुचा है। हाँ जी, तो लास्ट क्लास का जो कल जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, वो क्वेश्चन नंबर 86 था। बीएससी से रिलेटेड था। इट रीच्ड ए हिस्टोरिक $5 ट्रिलियन कैप। तो इंडिया बिकम विच कंट्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप? तो वी हैव बिकम द फिफ्थ कंट्री इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। बाकी टॉप 4 कौन है? यूएसए है, चाइना है, जापान है, हांगकांग है, उसके बाद इंडिया है अब। ठीक है, इंडिया का बीएससी। हाँ, तो यहां तक सर हम लोग करके आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 86 तक हमारी कहानी आ गई थी। इसके आगे आज स्टार्ट करना है, और आज ये जितना भी ये इस महीने का है ये कंप्लीट कर देंगे, है ना। फिर अगले क्लास में जून का आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो पीवाईक्यू ना, पीवाईक्यू सर मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, अब अलग तरीके से करेंगे। आप सर्च कर लेना, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में चले आना, एपीएसएसबी जीके पीवाईक्यू। तो कई सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं, 300 प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यू में मैंने करवाए हैं। ठीक है, आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 87 पे। Recently, fourth international conference on small island developing states has been held in which of the following countries? Barbados, Saint Lucia, Antigua and Barbuda, Dominica। तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट से रिलेटेड एक आपका कॉन्फ्रेंस हुई थी, फोर्थ कॉन्फ्रेंस थी ये। सवाल ये है किस कंट्री में ये ऑर्गेनाइज हुई थी। 4 ऑप्शन है, दिख रहे हैं सर ऑप्शन आप लोगों को? अच्छा, अरे बिल्कुल मिलेगा। मैं पीडीएफ क्या कहाँ ले जाऊंगा अपने साथ? पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा और अवेलेबल भी है। जितना पूरा वाला जो है कंप्लीट, जो ये 100 क्वेश्चंस वाला जो है वो कल तक अपलोड करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो वो आपका पीडीएफ डाउनलोड करने की जो लिंक है, वो आपका जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड होता है, ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग एक तो फेसबुक में चल रहा है लाइव, इसका रिकॉर्डिंग फेसबुक में तो है ही, साथ ही साथ इसका अलग से यूट्यूब में भी हम रिकॉर्डिंग अपलोड करवाते हैं। ठीक है, तो आप YouTube चैनल पे जाओगे तो वहां पर इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जैसे कल वाला जो क्लास हुआ था लेक्चर 355, उसका भी अपलोड हो गया है नॉर्थ ईस्ट पीएससी के YouTube चैनल पे, तो वहां से आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ना। और रिकॉर्डिंग के साथ साथ सर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक अवेलेबल रहती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें एक फोल्डर मिलेगा नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 87, फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैज बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो करेक्ट आंसर है सर, ये हुआ था आपका एंटीगुआ एंड बारबुडा में। ठीक है सर। अब बाकी सर ये है क्या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये है क्या सर? ये एक ग्रुप है, इसमें सर 39 स्टेट्स हैं, 18 एसोसिएट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस रीजनल कमीशंस के। ठीक है, तो ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, ये ग्रुप क्यों बनाया गया? देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो पहली बात, छोटे रीजन होने की वजह से वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। दूसरा, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका मतलब प्रेजेंट होना, वो भी इकोनॉमी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका डेवलपमेंट कराने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें टोटल 39 स्टेट्स आपका कवर है। 3 ज्योग्राफिकल रीजन के आपके आइलैंड स्टेट्स हैं इसमें। कौन कौन से सर? कैरेबियन, पैसिफिक, ठीक है, अटलांटिक। तो इधर के जितने भी ये आपका कैरेबियन है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक है, इंडियन ओशियन है और आपका जो साउथ चाइना सी है, तो ये जितनी भी वाटर बॉडीज हैं इनके अराउंड अलग अलग एरियाज में जो फैले हुए आपका छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए और उनको इन्वायरमेंटली प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ उनको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कराने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। It was recognized as a special case for both their environment and development in the 1992 UN Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil। देखो environment से related दो जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एक तो 1972 वाली कॉन्फ्रेंस जिसके बाद से यूएनईपी क्रिएट हुआ था, और एक जो ये 1992 वाली कॉन्फ्रेंस ब्राजील में हुई थी, 1972 वाली स्टॉकहोम में हुई थी, 1992 वाली कॉन्फ्रेंस उससे ही आपका यूएनएफ ट्रिपल सी बना था। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट में आप जब भी पढ़ोगे तो ये दो कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। बाकी जितने भी इन्वायरमेंट के ज्यादातर आप इनिशिएटिव्स देखोगे वो या तो 1972 से आए होंगे या आपका 1992 से आए होंगे। तो जब भी इन्वायरमेंट में आप पढ़ोगे कॉन्फ्रेंसेस तो सबसे इंपॉर्टेंट यही दो कॉन्फ्रेंसेस हैं। बाकी सारे इनिशिएटिव्स के ज्यादातर यही जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका कॉन्फ्रेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है? 88 कह रहा है एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन साइक्लोन रेमल इज लाइकली टू क्रॉस। ठीक है, साइक्लोन रेमल इज लाइकली टू क्रॉस बिटवीन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट। दिस साइक्लोन इज नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूएई, ईरान, कतर, ओमान। ठीक है, तो जो इंडियन ओशियन रीजन में साइक्लोन्स आते हैं, तो इंडियन ओशियन रीजन से जो लगी कंट्रीज हैं उनमें से टन बाय टन एक एक करके जो कंट्रीज हैं वो उसकी साइक्लोन की नेमिंग करती हैं। तो अभी बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन आ रहा था, तो इस बार किस कंट्री का टर्न था ये साइक्लोन का नेम रखने के लिए? उस साइक्लोन का नेम है साइक्लोन रेमाल। यूएई, ईरान, कतर, ओमान। थोड़ा सा अरेबिक साउंड होता है लेकिन जब ऑप्शन देखोगे तो सब अरेबिक ही है, तो वो उतना फायदा नहीं करेंगे आपको जब तक आपको एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज ओमान। ठीक है, ओमान की कैपिटल कमेंट करके बताइए। तो ये जो साइक्लोन रिमाल है इसका नेमिंग किसने की है? ओमान ने करी है। देखो कोई भी साइक्लोन अगर न्यूज में है तो उससे रिलेटेड दो तीन चीजें याद रख लेना। पहली चीज तो ये कि उसकी नेमिंग किसने की है, ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, वो किस रीजन में आ रहा है, अरेबियन सी में आ रहा है या आपका बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। तो ये वाला साइक्लोन अगर आप देखोगे तो इट इज इन बे ऑफ बंगाल। तो साइक्लोन रिमाल से रिलेटेड ये दो बातें ध्यान रखना। बाकी ये आपका स्टैटिक पोर्शन है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि साइक्लोन होते क्या है ना। तो साइक्लोन में एक चीज ये याद रखना, नदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, जनरली होता क्या है सर, आपका ओशियन में आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर की वजह से हवा उस प्रेशर को फिल करने आती है और कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो आपकी हवा है वो विंड है वो टर्न कर जाती है, और इसी टर्न की वजह से
यहाँ पर आप देखोगे एक सर्कुलर फ्लो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डिटेल में नहीं आएंगे, डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। यानी इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है आपका, सी सरफेस का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जब सी सरफेस टेम्परेचर यानी अबव 26 डिग्री होगा तभी आप देखोगे कि वहां की जो एयर है राइज करेगी तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, और कोरियोलिस इफेक्ट होना चाहिए। अगर कोरियोलिस इफेक्ट नहीं होगा तो कभी साइक्लोन कैसे बनाओगे आप। ठीक है, तो ये दो तो मेन चीज है, कोरियोलिस इफेक्ट होना चाहिए और जो सरफेस टेम्परेचर है सी का वो अबाउट 27 डिग्री होना चाहिए। दीज आर द टू मेन कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलता है साइक्लोन और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है साइक्लोन के रिगार्डिंग, याद रखिएगा। और कोई स्पेसिफिक साइक्लोन हो उससे रिलेटेड दो ही सवाल ज्यादातर आप देखोगे, एक तो ये कि उसका नाम किसने रखा है, दूसरा वो किस एरिया में आपका आ रहा है। ठीक है सर, इज दैट क्लियर। तो जितनी भी जानकारी ध्यान रखनी है, मेक श्योर आपको ये जरूर पता हो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे क्या बनेंगे। आप कितना भी पढ़ लो सर, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि इससे क्वेश्चन क्या आने वाला है तो आपकी तैयारी अधूरी है। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि इससे क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं। ठीक है सर, चलिए जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर। बहुत बढ़िया, ओमान कैपिटल मस्कट। करेंसी वगैरह ज्यादा इतना नहीं पूछता है, कैपिटल ही ज्यादा ध्यान रखो आप, बढ़िया रहेगा। यूएन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड टू मई 2024 मतलब मई 2024 कह रहा हूँ, मई 24। ठीक है, इस दिन को डिक्लेयर कर दिया है, मई 24 को डिक्लेयर कर दिया है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर कौन सा दिन बन गया है, मई 2024। मार्कोर क्या है, इट इज द नेशनल एनिमल। तो सवाल यह है कि मार्कोर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी या ओमान। ठीक है, चार ऑप्शन है। तो मार्कोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहां से दो सवाल इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो ये कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर कौन सा दिन बना है, मई 24 बना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मार्कोर किस कंट्री का नेशनल एनिमल है। ठीक है, यही दो क्वेश्चन तैयार करके ले जाना, ये क्वेश्चन आपका निपट गया। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है सर आपका, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल पता है, कराची मत लिखाना। तो मई 24 को पाकिस्तान और उनके कुछ साथी कंट्रीज ने मिलकर ये कहा कि भाई मार्कोर को कंजर्व करना जरूरी है, तो इसीलिए मई 24 को डिक्लेयर करवा दिया गया एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर। अब इससे होगा क्या, थोड़ा सा एक लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस मार्कोर की पता चलेगी, उसको कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। तो यही सारी चीजों के लिए इसको डिक्लेयर कर दिया है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर। ठीक है, एंड मार्कोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। बाकी वो क्या है क्या नहीं है, इट इज अ वाइल्ड गोट, है ना, जंगली बकरी है सर ये, तो इसको ध्यान रखना। बाकी इतना डिटेल नहीं पढ़ना कि 1.5 मीटर का वो उसका हॉर्न है क्या है ये वो, तो ये बस आपके एक बार पढ़ने के लिए लिखा है। दो ही चीजें इसमें से नोट करना, पहला इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर किस दिन है, मई 24 को, दूसरा ये किसका नेशनल एनिमल है, पाकिस्तान। ठीक है, ये दो बातें अपने नोट्स में लिखना, बाकी सब एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 90? 90 कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ लेट्स मूव इंडिया। एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, लेट्स मूव इंडिया। तो अभी क्या है ना, ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो हमारे एथलीट्स हैं, ठीक है, वो अब जो पेरिस में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उनको इंस्पायर करने के लिए, है ना, उनकी जो जर्नी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, लेट्स मूव इंडिया। तो इनमें से किसने लॉन्च किया है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया,
इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 4 ऑप्शन दिए हैं। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। बहुत से। हाँ, तो इसमें सर बताओ 4 में से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें थोड़ा सा आप फंस सकते हो। आईओसी क्या होगा सर? आईओसी होगा। हाँ जी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? स्पोर्ट्स के सवाल मान के चलो सर, करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, उससे तो कई अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं आपके एग्जाम में। अभी स्टेनोग्राफर में सर 25 क्वेश्चन से 5 उसमें से सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से पूछ डाले उन्होंने, तो स्पोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए स्पोर्ट्स का एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ता हूँ आपके लिए। हाँ जी सर बताइए। लेट्स मूव इंडिया, ये इनिशिएटिव किसका बनाया हुआ है? देखिए ये इनिशिएटिव मेनली इसमें है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, लेट्स मूव इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, किसके साथ मिलके? रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, इन दोनों के साथ मिलके ये आपका जो इनिशिएटिव है लेट्स मूव इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है टू सेलिब्रेट द ओलंपियंस हेडिंग टू द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स एंड इनकरेज एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो सर यहाँ ओलंपिक्स की बात हो रही है, तो कभी कभी ओलंपिक्स से भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, तो इसको एक बार पढ़ लो। क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमें पता होना चाहिए। देखो इतना तो हम जानते हैं कि सर ओलंपिक्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट जो हर 4 साल में होता है, जो लीप ईयर होती है, जैसे 2024 इज द लीप ईयर, तो इसमें सर आपको ओलंपिक गेम्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें सर आपका समर गेम्स होते हैं, विंटर गेम्स होते हैं, यूथ ओलंपिक गेम्स होते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक्स की जो रूट्स हैं वो देखी जाती है कि सर एंशियंट ग्रीस में इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता था, तो उसी से मैच करता हुआ ये आपका इवेंट बनाया गया है। जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हैं, यानी वो तो चलो जो ग्रीस में रोमन एम्पायर में गेम्स होते थे उससे इंस्पायर होके ये चीज बनी है, बट एक्चुअल में जो आज के टाइम में हम ओलंपिक गेम्स देख रहे हैं वो कब से स्टार्ट हुए? तो ये स्टार्ट हुए थे सर एथेंस ग्रीस में इन 1896। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस इन 1896। तो ओलंपिक्स के रिलेटेड आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा, हर 4 साल में होता है, और इतना बेसिक आपसे पूछेगा भी नहीं, पूछ भी ले तो बता ही दोगे, बता दोगे ना सर, ऐसा तो नहीं है कोई जो जिसको आज पता चला वो अच्छा हर 4 साल में होता है। अगर है भी कोई ऐसा तो अब पता चल गया है, अब निश्चिंत रहना। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, पहले ओलंपिक्स हुए थे 1896, कहां पर? एथेंस ग्रीस में। पहली चीज ये ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना है सर? ओलंपिक रिंग्स पे ध्यान रखना सर। ओलंपिक रिंग मतलब एक सवाल तो ये आ जाता है, इसमें जो ओलंपिक रिंग्स होती है तो टोटल कितनी रिंग्स है? 5 रिंग्स है, ठीक है। कौन कौन सा कलर है? ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ये 5 कलर भी ध्यान रखना, ठीक है। ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड, ये रिप्रेजेंट करती क्या? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पहले चलता था, आजकल तो देखने को नहीं मिलता, पहले बहुत पूछा जाता था कि ओलंपिक गेम्स में ये जो उसका लोगो है उसमें 5 रिंग्स हैं, ये 5 रिंग्स रिप्रेजेंट क्या करती हैं सर? ये 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं एंड सिंबलाइज द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेशंस थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। अब ये क्या है सर? ये अपकमिंग इवेंट्स की लिस्ट है। जैसे अभी 2024 में क्या होने वाले हैं? ये समर ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस फ्रांस में। फिर विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं सर, वो 2026 में होंगे इटली में। फिर अगले जो समर ओलंपिक्स हैं 2024 के बाद 2028 में, वो कहां होने वाले हैं सर? लॉस एंजलिस यूएसए में। इसी तरह से उसके अगले जो समर ओलंपिक्स है 2032 के, वो होने वाले हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो 2032 तक फिक्स हो गया है कि पेरिस के बाद अगला यूएसए, देन फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगले 8 साल का उन्होंने पूरा प्रोग्राम बना दिया है। हाँ जी, अभी चल रहा है ना, तो वो जुलाई वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है रिगार्डिंग ओलंपिक्स जो आपसे एग्जाम में पूछता रहता है, इनको ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए।
क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। बढ़े आगे। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 91। ये एशियन चैंपियनशिप से रिलेटेड है जो अभी ताशकेंत में हुई थी। ताशकेंत इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप इन ताशकेंत? शिवानी पवार, प्रणति नायक, अरुणा रेड्डी या दीपा कर्मकार। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए। तो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन में तो सर आप लोग गलत नहीं करते हो, तो इसका भी एक्सपेक्ट करते हैं सही आंसर आप बताएंगे। हाँ जी सर, क्या हुआ सर? आप करेक्ट आंसर, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शिवानी पवार, प्रणति नायक, अरुणा रेड्डी, दीपा कर्मकार। एथलीट्स की कैटेगरी की हम ये बात करें, ठीक है, एथलीट कैटेगरी में उन्हें गोल्ड मेडल मिला है और इस एशियन चैंपियनशिप में शी इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ गोल्ड मेडल। हाँ जी, देखो कमेंट जरूर करा करिए, अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए। कमेंट इसलिए करिए ताकि अगर मान लो आप कमेंट नहीं करोगे, क्वेश्चन कैजुअली लोगे तो वो भी आपको कैजुअली लेगा, निकल जाएगा माइंड से। अगर आप कमेंट कर रहे हो मतलब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा जितना आप टाइम दोगे उतना ही अच्छे से आप उसको अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि सर क्लास करके निकल गए और एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा। एपीएसएसबी में ये नहीं वो चेक करने आ रहा कि अच्छा आज इतने लोग लाइव हैं, ये लोग लाइव क्लास कर रहे हैं तो इनको पास कर दो। उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है हम पेपर बना के देंगे, इसमें कितने आप टिक कर दोगे उतनी आप आगे निकल जाओगे बाकियों से। तो वहां के लिए जरूरी है रिटेन करना। पढ़ने को सर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कोर्स ज्वाइन करते हैं वो पढ़ ही लेते हैं। रह कौन जाते हैं सर? जो रिवीजन अच्छा नहीं करते हैं। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेजोरिटी ऑफ द लोग जो थोड़े बहुत मार्क्स से भी रह जाते हैं तो उनका यही पॉइंट निकल के आता है कि सर रिवीजन अच्छा नहीं था। तो मेक श्योर कि आपका रिवीजन मजबूत हो, चीजें रिटेन करें, तभी जाके आप उसको एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, चलो जी इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं सर। करेक्ट आंसर इज दीपा कर्मकार। दीपा कर्मकार इज द करेक्ट आंसर। दीपा इज ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लिस्ट ऑफ फर्स्ट फॉर इंडियन जिमनास्ट। ठीक है, उसके अलावा भी उनके देखो कुछ अचीवमेंट्स हैं। फर्स्ट फीमेल जिमनास्ट टू कॉम्पीट इन द ओलंपिक्स रियो 2016। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन टू एवर विन अ गोल्ड मेडल कहां पर सर? 2018 FIG वर्ल्ड कप इन टर्की। ठीक है, तो इससे पहले भी उन्होंने अपने क्या कहते हैं टैलेंट को प्रदर्शन किया है और इस बार उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में झंडे गाड़े हैं। चलिए जी, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 91, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 92। 92 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्वायर्ड लीगल पर्सनैलिटी आफ्टर इट्स फर्स्ट चार्टर केम इनटू फोर्स। ठीक है, इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला चार्टर बन चुका है। चार्टर मतलब जो एक लॉज का एक सेट होता है, सेट ऑफ रूल्स जो होता है वो बन चुका है, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक लीगल एंटिटी है। ठीक है ना, यानी वो अपने आप में एक लीगल बॉडी है। तो वो किसकी बात हो रही है? आसियान है, बिम्स्टेक है, सार्क है या ब्रिक्स है? चार ऑप्शन है, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ तो ये हम हाँ कह रहे हैं बिम्स्टेक, बाकी लोग बताइए। ओके, आसियान भी ऑप्शन आ रहा है। और लोगों का क्या कहना है सर इसमें? चलो इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर इज बिम्स्टेक। ठीक है, तो अभी जो पहला चार्टर साइन हुआ है वो किसका साइन हुआ है? बिम्स्टेक का साइन हुआ है। देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे चांसेस कम है, लेकिन हाँ बिम्स्टेक के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि बिम्स्टेक न्यूज में आ गया तो बिम्स्टेक से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। अब बिम्स्टेक क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक से रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं सर? पहला सवाल तो यही बन सकता है कि ये बताओ बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है,
बिम्स्टेक बेसिकली बना है जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ी कंट्रीज है ना, उनसे नाम बना है इसका, ठीक है। बस नेपाल भूटान दूर पड़ जाती है, बाकी देखो इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, ये तो बे ऑफ बंगाल से ही जुड़े, बांग्लादेश है, तो ये बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड इसका नाम है। तो बिम्स्टेक में जो बी है वो है बे ऑफ बंगाल, आई है इनिशिएटिव, ठीक है, किसके लिए, मल्टीपल सेक्टर्स के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, अब वो मल्टीपल सेक्टर्स क्या है सर, टेक्निकल सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, ठीक है, टेक्निकल सेक्टर है और इकोनॉमिक सेक्टर है, इनमें कॉपरेशन के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है, मल्टीपल सेक्टर्स लाइक टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए ये बनाया गया, यहीं से इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बिम्स्टेक बोले तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अदर ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में इसका जो फुल फॉर्म है थोड़ा सा याद रखने में तकलीफ देता है ना, इसीलिए पूछ भी सकता है, कुछ नहीं पूछेगा वो डायरेक्ट बिम्स्टेक का फुल फॉर्म उठा के आपसे पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है सर, यस और नो? तो बिम्स्टेक की सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, फुल फॉर्म। और मैंने हमेशा कहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो तो उसका हेडक्वार्टर आपको जरूर पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर या फिर उसका सेक्रेटेरिएट वो जरूर पता होना चाहिए। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ऐसे याद रख लो सर, बिम्स्टेक का बी से बिम्स्टेक, बी से बांग्लादेश, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा सर आपको, वो मिलेगा आपको बांग्लादेश में, ठीक है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बांग्लादेश में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन फॉर्म्ड इन 1997, ठीक है। इसमें कौन कौन कंट्रीज है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है, म्यांमार है और आपका इंडिया है, ठीक है सर। इसको याद रखने की एक टेक्निक तो ये है सर, एमबीबीएस, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। अब कौन बचा सर, TIN, टिन, थाईलैंड, इंडिया, नेपाल, ठीक है। एमबीबीएस टिन करके भी याद रख सकते हो, अदरवाइज मैं तो प्रेफर करता हूं मैप के अकॉर्डिंग, अगर आप याद रखोगे तो और मजे से याद रख पाओगे कि बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, तो बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड पास में कौन कंट्रीज है, इंडिया है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, ये तो है। साथ ही साथ दो कंट्रीज और हैं सर, भूटान और नेपाल, तो इन सबको मिला दोगे तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के मेंबर्स भी पूछ सकता है, उसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकते हैं। थोड़ा और डीप में जाओगे तो वो पूछ सकता है कौन से डिक्लेरेशन से आया, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से आपका बिम्स्टेक बना है। बाकी ये सारे जो पॉइंट्स है बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, अगर आप मेंस में आंसर लिखोगे तो वहां पर इन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है सर। दैट इज ऑल अबाउट बिम्स्टेक, जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये बिम्स्टेक के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हो, उसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कह रहा है, रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट has introduced India's first non-genetically modified herbicide tolerant basmati rice varieties। बड़ा ही सर ऐसा लग रहा मुगल बादशाह का नाम है, लंबी लंबी चौड़ी उसकी खूबियां बता रहे हैं। एक बार देख लेते हैं ये है क्या। देखो आज के टाइम में जो क्रॉप्स है ना उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं, यानी उसके जीन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं।
जैसे मान लो कोई क्रॉप है, उस पे कोई कीड़ा आकर्षित होता है, वो उसमें एक ऐसा कोई जीन होता है जो उस कीड़े को अट्रैक्ट करता है और वो उस फसल को खराब कर देता है। तो कई बार क्या होता है, उस क्रॉप के जीन में चेंजेस करके जो जीन उस अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उस जीन को हटा देते हैं। अब जब वो जीन ही नहीं रहा जिससे वो अट्रैक्ट होगा, तो फिर आपका वो कीड़ा वहां पर आके लगेगा ही नहीं। तो उस तरह की क्रॉप होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड। लेकिन इसमें जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं वो नॉन जेनेटिकल है, हर्बिसाइड टॉलरेंट। यानी आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो हर्बिसाइड टॉलरेंट बहुत सारी जेनेटिकल क्रॉप्स आ रही हैं, लेकिन ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, बट इसमें कोई मॉडिफिकेशन जीन में नहीं किया गया इस क्रॉप के, ठीक है। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं इंडिया की पहली नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती राइस वैरायटी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वैरायटी, दैट इज द क्वेश्चन। किसने बनाया सर, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, अपन दिल्ली में। क्लियर है सर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार ऑप्शन है सर, पूसा बासमती 1979, पूसा बासमती 1986, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1728। तो ऑप्शन ए बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर है सर, पूसा बासमती 1979, ठीक है। रोबिनो वीड नाम से इनको जाना जाता है, दो वेराइटीज, एक तो 1979 की है, एक 1985 की। इनको IARI, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर जो आता है, उसने ये आपका क्रिएट करा है, ठीक है। ठीक है, तो वेराइटी का नाम ध्यान रख लेना, पूछ सकता है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी सर, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो यहां तक हो गए सर आपका क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 94, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। It has constituted an expert committee to position गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं गिफ्ट सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको कहते हैं गिफ्ट सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एज ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब, ठीक है। मतलब जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, उन्होंने एक कमेटी बनाया है ताकि जो गिफ्ट सिटी बनाई गई है अभी रिसेंट में गुजरात को, वो एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब के तौर पर उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो सवाल ये है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक कमेटी बनाई गई है जो इसका काम क्या रहेगा, गिफ्ट सिटी को प्रमोट करे एज ए ग्लोबल ट्रेडिंग हब। तो वो कमेटी के चेयरमैन कौन है, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे सर, ये गिफ्ट सिटी है क्या, जो अभी रिसेंट में गुजरात में बनी है, न्यूज में भी थी काफी, है ना। चलिए सर, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, व्हाट इज द गिफ्ट सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर इज राजीव की जो कमेटी बनी है इज अंडर द चेयरशिप ऑफ राजीव खेर। गिफ्ट सिटी है क्या सर, देखो गिफ्ट सिटी का फंडा ये है, ये एक तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। देखो वैसे क्या है, जैसे अपना कंट्री है ना, अपनी कंट्री में हमारे कंट्री के रूल्स लगते हैं। अब कई बार क्या होते हैं, हमारी जो रूल्स होते हैं वो किसी कंट्री के फेवर में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी कंट्री में आके ट्रेडिंग नहीं कर पाती है। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव प्लान किया गया, इसके लिए एक अल्टरनेटिव ये बनाया गया कि एक एरिया को बना दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां पर क्या होगा, हमारे जो लोकल के अपनी कंट्री के लॉज हैं वो उसमें नहीं लगेंगे, इंटरनेशनल लॉज से वो एरिया रेगुलेट होगा। तो उस एरिया में अगर कोई आकर ट्रेडिंग करेगा, उस एरिया में अगर आके कोई इन्वेस्ट करेगा, तो वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, इनके जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके हिसाब से वो गवर्न किए जाएंगे। तो वो रूल्स कई बार जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए फेवरेबल रहते हैं।
तो वो क्या करते हैं, उसी एरिया में आके बैठ जाएंगे और वहां से वो ट्रेडिंग करेंगे। अब लेकिन सर जो ट्रेड हो रहा है वो तो वो भारत की टेरिटरी में रहा है, तो उसे भारत को फायदा होगा। तो इसी पर्पज के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। और ये जो गिफ्ट सिटी है ये भी एक तरीके का क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। It consists of a multi-service special economic zone which houses India's first international financial service center and an exclusive domestic tariff area। तो इस बेसिक चीज को समझना, ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए ये सिटी आपका सरकार ने बनाया है। ठीक है सर, हाँ जी, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए सर, आगे बढ़े। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। आगे बढ़ते हैं सर, कोई डाउट होने से पूछ लेंगे, बाकी जो समझ गए हैं वो अगले क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 95, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज youngest and what second youngest to climb Mount Everest from Nepal side? Who among the following has become India's youngest and what second youngest to climb Mount Everest from Nepal side? तो ये क्वेश्चन सर पूछा जा सकता है क्योंकि रिकॉर्ड्स वगैरह जो बनते हैं उस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली आते रहते हैं। तो इनमें से कौन है जो इंडिया का यंगेस्ट और दुनिया का सेकंड यंगेस्ट पर्सन बन गया है टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? कहां से चढ़ाई करी थी सर? नेपाल साइड से, अमूमन वहीं से चढ़ाई की जाती है। हाँ जी, तो कौन बन गया है सर वो? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर इज काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। काम्या कार्तिकेयन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकंड यंगेस्ट गर्ल ग्लोबली एट द एज ऑफ जस्ट 16, ठीक है। तो काम्या कार्तिकेयन, ये नाम ध्यान रखना, इस इंडियाज यंगेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट यंगेस्ट का देखना पड़ेगा, गूगल करना मिल जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 96 पे। रिसेंटली इंडियन नेवी हैज रीनेम्ड कॉलोनियल एरा टर्म जैक स्टाफ। देखो एक पहले नेवी में एक टर्म यूज होता था जैक स्टाफ, उसको चेंज करके क्या कर दिया है, नेशनल फ्लैग स्टाफ, इंडियन फ्लैग स्टाफ, नेशनल फ्लैग पोल या नेशनल फ्लैग मास्ट। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैक स्टाफ का जो नेम है वो चेंज करके क्या कर दिया गया सर, नेशनल फ्लैग स्टाफ, ठीक है। तो आपका जो जैक स्टाफ है उसका नाम बदल के क्या हो गया सर, दैट इज द नेशनल फ्लैग स्टाफ। अब ये सर ये जैक स्टाफ है क्या, ये कॉलोनियल एरा का टर्म है। जैक किसको कहते थे सर, एक फ्लैग को कहते थे। और जो जैक स्टाफ है वो एक छोटे से पोल को कहते थे जहां से झंडे को फहराया जाता था, ठीक है। जो बो होती है शिप की उस पर उसको लगाया जाता था, ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो कहां पर हुआ है, द चेंज इन नोमेनक्लेचर वाज फॉर्मलाइज्ड थ्रू एन अमेंडमेंट टू द रेगुलेशंस फॉर द नेवी सेरेमोनियल कंडीशंस एंड सर्विसेज एंड मिसलेनियस रेगुलेशन 1963, ठीक है। तो एक रेगुलेशंस जो बनाई गई हैं नेविगेशन के लिए, वो नेवी के लिए 1963 की, उसमें चेंजेस करके इस टर्म को चेंज किया गया है। और इसको पावर किससे मिलती है सर, नेवी के लिए एक एक्ट है, नेवल एक्ट ऑफ 1957, ठीक है। नेवल एक्ट कब का है, 1957 का है। उसकी थ्रू जो रेगुलेशंस बनी थी 1963 की, उसमें चेंजेस करके आपका जो जैक स्टाफ है उसका नाम बदल के क्या कर दिया है सर, आपका नेशनल फ्लैग स्टाफ, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, कोई है जिसका अभी तक खाता नहीं खुला हो? सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? देखो तो दोनों ही बातें, बन रहे हैं तो भी बढ़िया, नहीं बन रहे हैं तो भी बढ़िया। बन रहे हैं तो खुश हो जाओ, आती हैं चीजें, नहीं बन रहे हैं
तो भी खुश हो जाओ, कुछ सीख के जा रहे हो। अगर आ रहा होता और आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं फिर भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, फिर क्या मतलब है? ठीक है, तो मेन चीज होनी चाहिए कुछ सीख के जाओ। जब भी आप करंट अफेयर्स की क्लास में आओ तो मेक श्योर करो 1 घंटे बाद आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि जैसे आए थे वैसे ही चले गए, कुछ नॉलेज इंक्रीमेंट होना जरूरी है। उसी पर्पज के लिए ये आपका क्लास करवाई जाती है ना। चलिए, तो ये हो गया सर नेशनल फ्लैग स्टाफ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 97। अब इधर आईपीएल का सवाल है ना। सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के चेन्नई स्टेडियम में कौन जीता है सर? ये तो मेरे ख्याल से बता ही दोगे सर, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कोई है जिसका अभी तक खाता नहीं खुला हो तो 97 उन्हीं के लिए है सर, खोल लो खाता। पेपर का टेंशन है, ये अच्छी चीज है। टेंशन शो करता है कि आप पेपर के लिए सिंसियर हो, लेकिन क्या सिर्फ टेंशन ही है? वो टेंशन वाली बात है। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बस टेंशन ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये मेन चीज है। रिवीजन अच्छे से मेंटेन करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, ये मेक श्योर करिए। जब भी ज्यादा स्ट्रेस हुआ करे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया करो। पढ़ने में ज्यादा दिमाग खपता है ना, क्वेश्चंस लगाने से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस डायरेक्शन में अपनी गाड़ी जा रही है। तो जब भी टेंशन लगे क्वेश्चंस लगा लीजिए। टेंशन होना अच्छी चीज है, सिंसियरिटी शो करता है, लेकिन सिर्फ टेंशन है तो वो ज्यादा बड़ी टेंशन है। ठीक है, पता चला मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। देखो, नॉलेज गेन करना मैटर करता है ना कि आप कौन सी नॉलेज गेन कर रहे हो। अब ऐसे तो उधर इंस्टाग्राम पे भी चले जाओगे आप, है ना, रील्स वगैरह देखोगे, उसमें भी 50 तरह की नॉलेज मिलती है कि रात में भूत कैसे दिखते हैं, है ना, इस सपने में देखा आपने ये तो इसका क्या मतलब है। नॉलेज तो ऐसी भी है, हजार नॉलेज गेन करो, वो डिपेंड करता है ना आप कौन सी नॉलेज गेन कर रहे हो, एग्जाम रेलिवेंट है कि नहीं है। चलिए, थैंक यू हिमांशु जी। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर तो बताओ सर। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके सर, इसका करेक्ट आंसर इज KKR। ठीक है, और भी मतलब जो अवार्ड दिए गए हैं वो सब आपके यहाँ पर लिखे हैं। रनर अप रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको दिया गया? नीतीश कुमार को। ये बिहार वाले नीतीश कुमार नहीं है, मतलब ठीक है, SRH से। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारेन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, ऑरेंज कैप किसे मिला, पर्पल कैप किसे मिला, मोस्ट सिक्सेस अवार्ड किसे मिला, मोस्ट फोर्स अवार्ड किसे मिला, बेस्ट स्ट्राइक रेट अवार्ड किसे मिला, कैच ऑफ द सीजन किसे मिला, फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला, पिच एंड ग्राउंड अवार्ड किसे मिला। ठीक है, तो ये जितने भी अवार्ड्स उसमें बांटे गए, कितना अमाउंट बांटा गया, वो यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया कि हो सकता है उसका मन हो कि अरे प्लेयर तो सब बता देंगे कौन सी टीम जीती, थोड़ा डीप में जाके पूछते हैं, पर्पल कैप पूछ लेते हैं किसको मिला। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लेना। चलिए, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, नहीं नहीं, ये अभी रिसेंट में मेंस आईपीएल हुआ था ना, ये उसके अवार्ड है। ये मेंस आईपीएल जो हुआ था, विमेन आईपीएल तो इससे पहले हो चुका था, वो जिस महीने में हुआ था उस महीने के करंट अफेयर्स में विमेन आईपीएल जो हुआ था उसकी भी बात हमने की है ना। ये अभी जो मई में मेंस आईपीएल हुआ ना उसकी बात है। 98 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीआरओ हैज सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड द इंडिजीनियस रेजुपेव रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऑन द्रास अंबाला संकू रोड। ठीक है, ये इस रोड पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की? रेजुपेव रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर। पीडीएफ के लिए सर इसका जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड होता है, वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं वहां मिल रहा है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। ठीक है, रेजुपेव रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी।
दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स। देखो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें क्या करेगी सर, है ना, रोड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, तो सी ऑप्शन तो सीधे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है सर इसका? देखो ये टेक्नोलॉजी कुछ महीने पहले मुझे याद है एक बार और न्यूज में आई थी, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है सर, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी खास बात क्या है, ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में ये टेक्नोलॉजी काम आती है। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है, जो बिटुमिनस होता है आपका, है ना, जो उसको फिर रोल किया जाता है, एक जिसको चारकोल कहते हैं, है ना, उसकी मदद से आपका रोड बनाया जाता है। तो उसका जो प्रोडक्शन और रोलिंग टेम्परेचर है वो ये आपका क्या करती है, रिड्यूस कर देती है बाय 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है CRRI ने। इतना ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी की डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, बस ये ध्यान रखना कि ये हेल्पफुल है, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है वहां पर रोड बनाने में ये आपका हेल्पफुल रहती है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए 2 सवाल और रह गए, जल्दी से निपटा लेते हैं उनको भी। 99 पे आ जाओ सर। रिसेंटली 12 नेशंस हैव साइंड द जीरो डेब्रिस चार्टर। अब ये जीरो डेब्रिस चार्टर क्या है इसकी बात करेंगे। Solidifying their commitment to the long-term sustainability of human activities in Earth orbit. Which of the following space agency has also signed this charter as an international organization? ठीक है, कुल मिला के मतलब यहाँ पर हमें जीरो डेब्रिस चार्टर की बात करनी कि जीरो डेब्रिस चार्टर क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीरो डेब्रिस चार्टर आपका क्या है। 12 नेशंस ने ये जीरो डेब्रिस चार्टर साइन किया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें सर, तो करेक्ट आंसर इज इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, मतलब ये इसी का इनिशिएटिव एक्चुअल में, ये जो जीरो डेब्रिस चार्टर है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही इनिशिएटिव है। देखो पर्पस क्या है और ये डेब्रिस होता क्या है। स्पेस में जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं क्या वो वापस आती है? नहीं सर, उसका एक टाइम लिमिट होता है, वो टाइम लिमिट पूरा हो जाता है, उसके बाद वो स्पेस में ही घूमती रहती है। अब जब वो काम नहीं कर रही है तो वो क्या हो गई सर, वेस्ट हो गई। कई बार वो सैटेलाइट जो अपना ऑर्बिट है वो छोड़ देती है, किसी और ऑर्बिट में घुस गई, तो कभी कभी वो वेस्ट दिक्कत क्रिएट करता है। मान लो किसी और सैटेलाइट से टकरा गया, वो सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो वेस्ट आपका क्रिएट हो रहा है स्पेस में, इसी को हम क्या कह रहे हैं, डेब्रिस कह रहे हैं। तो इसको क्लियर करने की जरूरत है ताकि आपका जो अदर सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च किया जा सके, उनके लिए स्पेस बचे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सर आपका स्पेस तो खा ही रही है, साथ ही साथ इसका कोई यूज नहीं है, तो ये किसी और सैटेलाइट को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसीलिए जो डेब्रिस है उसे रिड्यूस करने के लिए एक पूरा एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है, उसी को कह रहे हैं हम जीरो डेब्रिस चार्टर। पहली बार ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है टू ब्रिंग टुगेदर द लार्जेस्ट एंड वैरायटी ऑफ स्पेस एक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड विद द जॉइंट गोल of creating no more debris by 2030 and making possible the long term sustainability of space activities। यानी पर्पस सर ये है कि जो आपका स्पेस की एक्टिविटीज है ना, मतलब वो सस्टेनेबल रहे, आने वाले टाइम में जो डेब्रिस है उसे हम कम से कम क्रिएट करें, ये इसका आपका पर्पस है। ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 100। Recently, who among the following has scripted history by becoming the first Indian filmmaker to win the Grand Prix Award at Cannes Film Festival 2024? सॉरी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड है। अवार्ड्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका इंडियन फिल्म मेकर है जिसको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है एट द कैन्स फेस्टिवल 2024? 4 ऑप्शन है, बताइए जरा। एट द कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024, 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑलराइट, करेक्ट आंसर क्या है सर आपका? करेक्ट आंसर इज पायल कपाड़िया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज पायल कपाड़िया। बाकी और भी किसको क्या क्या अवार्ड मिले हैं वो एक बार डिटेल यहाँ पर मेंशन है, इसको आप देख लेना। ये वाली जो पीडीएफ अपडेटेड पीडीएफ है ये कल तक अपलोड हो जाएगी, वो सेम ही लिंक है उसी में अपलोड हो जाता है ना। बाकी नॉर्थ ईस्ट पीएससी की वेबसाइट पे भी पीडीएफ अपलोड हो रही है, northeastpsc.co.in। अभी कुछ दिनों में उसी में मैं लिंक आपका शेयर कर दिया करूंगा, डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट पीएससी की वेबसाइट से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, northeastpsc.co.in जो आपकी वेबसाइट है वहां से, है ना। तो उसमें स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहीं अपलोड हो रहे हैं। ठीक है सर, चलिए, तो यहाँ पर ये आपकी कहानी कंप्लीट होती है मई की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आपका जून का करंट अफेयर्स भी करेंगे। अभी आपको आजकल में कल तक में इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, फिर बजट पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे पे आज बन जाएगी। तो ये जो टॉपिक्स हैं अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स में है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, उसका कंटेंट अलग से दे दिया जाएगा। चलिए फिर तो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर पीडीएफ वगैरह में कोई दिक्कत हो। अदरवाइज कल तक रिकॉर्डिंग इसका यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर देंगे। मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हिस्ट्री, हिस्ट्री तो रिवीजन के टाइम चलो मैं देखता हूँ, क्वेश्चंस करवा दूंगा हिस्ट्री के। ठीक है, क्वेश्चंस करवाऊंगा आपकी, या अभी हेड कांस्टेबल जब होगा उससे एक हफ्ते पहले कुछ रिवीजन क्लासेस ले लूंगा हिस्ट्री की। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड बाय।